माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद खुशी। आज का टॉपिक है चैप्टर वाइज वेटेज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हमको जब तक ये नहीं पता होगा कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, तो हम जब उनको पढ़ेंगे, कई बार हम ऐसा होता है कि हम जो इजी चैप्टर जिनका वेटेज ज्यादा नहीं है उनको पढ़ लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मार्क्स नहीं आए। तो हमको चैप्टर वाइज वेटेज पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी कर सकते हैं कि हम एग्जाम को किस तरीके से प्रिपेयर करें, एग्जाम में किस तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो क्लास 9 मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसका एक टिपिकल जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके एमसीक्यूज आते हैं जो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के आते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो 4 या 5 मार्क्स के आते हैं, और फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो 4 मार्क्स के आते हैं। अब क्लास 9th का जो पेपर है वो स्कूल सेट करता है, तो इस वजह से जो पेपर है वो अलग-अलग तरीके का आ सकता है। हर स्कूल में सेम पेपर नहीं आता है। स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का पेपर दे। ऑल्सो आप इस स्टडी को फॉलो करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है। इसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप अपने स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करें, सैंपल पेपर्स जो रहेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपके स्कूल में किस तरीके के पेपर बनते हैं और कैसे आपको पढ़ना है। ओके, ये चैप्टर की लिस्ट है, हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स है ना। अगर आपको नहीं पता हो तो वैसे तो पता ही होगा, पर कौन कौन से 12 चैप्टर्स हमारे पास, एक है नंबर सिस्टम है, पॉलिनोमियल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, लाइन्स एंड एंगल्स है, ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, सर्कल है, हेरॉन्स फॉर्मूला है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, एंड स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये 12 चैप्टर हमारे पास हैं। इसमें से आपको ये देख सकते हैं, ये एक ग्राफ बनाया गया है, सॉरी एक टेबल बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग देखिए नंबर सिस्टम जो है उसमें से 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो एक स्कोरिंग चैप्टर है। देखो मैंने इसमें लिखा है कि ये इजी और स्कोरिंग है और कौन से हार्ड है। ठीक है, हार्ड या लेंथी है। तो ये इजी एंड स्कोरिंग है, इसमें एक्सपोनेंट लॉ के बारे में पूछ लेता है, इरेशनैलिटी प्रूफ करने को पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन आता है √2, √3, √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स, जिसमें अगेन 6 से 8 मार्क्स का आता है। ये भी इजी है, इसमें रिमाइंडर और आइडेंटिटीज के बारे में पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो यही होता है कि आपको फैक्टर्स बताने हैं कि ये अगर इसका फैक्टर है और इस पॉलिनोमियल का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फिर ये प्रूफ करो कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो फिर इसकी डिग्री क्या होगी वो पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें 4 से 6 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या रहता है, प्लॉटिंग और पॉइंट्स को, मतलब अगर आपको प्लॉट करना अच्छे से आता है तो बस इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा। ये पूछ लेते हैं कि इसका एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, या ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ज्यादा कुछ डीप में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन, जो कि 4 से 6 मार्क्स का आता है, और इसमें आपको ग्राफ्स वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ करके बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि 2 से 4 मार्क्स का आता है, और इसमें थ्योरी ही रहती है। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है, एक तो थ्योरम पूछ लेते हैं, उसके बाद आपसे एक्सियम पूछते हैं और आपसे पोस्टुलेट पूछते हैं। या तो इनको प्रूफ करो या तो फिर इनके स्टेटमेंट बताओ कि ये कौन सा पोस्टुलेट कहता है, ये कौन सा पोस्टुलेट कहता है ना। नेक्स्ट है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स 6 से 8 मार्क्स का आता है, और इसमें एंगल प्रूफ्स। इसमें तो आपको लाइंस एंड एंगल्स में तो आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका ये जो चैप्टर है ये स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आपको 2-3 चीजें बस पता होनी चाहिए, मतलब कुछ कुछ थ्योरम्स है वो पता होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी सारा आपका क्वेश्चन बेस्ड ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल 8 से 10 मार्क्स का आता है। इसमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ के बारे में ही आता है। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। एएस होता है, एसएएस होता है,
ठीक है, फिर एएसए होता है, आरएचएस होता है, एसएसएस होता है। ठीक है, तो ये सब कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में पता होना चाहिए और कैसे प्रूफ करना है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल जो 8 से 10 मार्क्स का आता है। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर सर्कल्स है जो कि 4 से 6 मार्क्स का आता है और इसमें एंगल के बारे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हिरोन्स फॉर्मूला। हिरोन्स फॉर्मूला में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है जो कि आपको पता ही होगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसके रिलेटेड ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, पर यही फॉर्मूला ही आपको बार बार यूज हो रहा है क्योंकि यही फॉर्मूला के ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो एरिया वर्ड प्रॉब्लम आता है आपको, अगर उसके जो वर्डिंग है वो समझ गए तो आप इजीली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सबसे लेंदी चैप्टर है। ठीक है, ये 10 से 12 मार्क्स का आता है, ये लेंदी में से एक आता है। ठीक है, हिरोन्स फॉर्मूला भी लेंदी है। ये दोनों चैप्टर्स जो है वो कैलकुलेशन हैवी भी हैं और ये थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। ठीक है, तो इसमें आपको जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आप फॉर्मूला अगर अच्छे से याद रखेंगे तो आपका बहुत सी चीजें इजी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम ही वर्ड प्रॉब्लम आती है, इसमें और कोई चीज नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स में तो 6 से 10 मार्क्स का है, तो इसमें आपको मीन पूछ लेते हैं और हिस्टोग्राम, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक स्कोरिंग चैप्टर है अगर आपको अच्छी तरीके से आता हो, आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं, आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर पा रहे हैं, तो ये स्कोरिंग चैप्टर है। नहीं तो बहुत से बच्चों को ये चैप्टर जो है बहुत, इसका फोबिया होता है ना, तो ये स्कोरिंग चैप्टर उन लोगों के लिए है जिनको अच्छे से आता हो, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका जो वेटेज है ये ज्यादा है, इस वजह से ये स्कोरिंग है। ठीक है, इसके बाद ट्राइंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स है, लाइंस एंड एंगल्स है, स्टैटिस्टिक्स है एंड पॉलिनोमियल है। ये सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनमें से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इजी बट इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो आपका पहला चैप्टर है, ये आपने सबसे ज्यादा टाइम लेके सीखा होगा। तो इसमें जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है कि नहीं। उसके बाद एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इजी, बहुत इजी चैप्टर है ना। ये वाला चैप्टर तो मैं बोलती हूँ हमेशा कि ये वाला चैप्टर तो करके ही जाओ। ये सबसे इजी भी चैप्टर है और इससे मार्क्स मतलब फॉर श्योर मिल जाते हैं। लीनियर इक्वेशन भी बहुत, 9th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी इजी है, तो ये चैप्टर भी आप कर लीजिए। और यूक्लिड ज्योमेट्री के तो आपको सिर्फ क्या, एक्सियम, थ्योरम और पोस्टुलेट्स की स्टेटमेंट्स और ये सभी याद रखने हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है लेंदी एंड रिस्की चैप्टर। देखो ट्राइंगल्स जो है, ट्राइंगल्स में आपको बहुत ज्यादा प्रूफ करना पड़ जाता है कि प्रूफ दिस दिस इक्वल्स टू दिस और वट एवर। तो ट्राइंगल्स में आपको बहुत ज्यादा प्रूफ करना पड़ता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्कोरिंग है बट स्टिल लेंदी और रिस्की चैप्टर है क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम रहता है। तो बहुत से बच्चों को उसके वर्ड ही नहीं समझ आते, मतलब वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कई बार उसने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या पूछना चाह रहा है। और ऊपर से इसमें कई बार हमको फॉर्मूले याद नहीं रह जाते या कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है, कैलकुलेशन में हमारी सिली मिस्टेक हो जाती है। इस वजह से ये चैप्टर तो बच्चों को पसंद ही नहीं आता है। नेक्स्ट इज हिरोन्स फॉर्मूला। इसमें आपका अगेन जो है कैलकुलेशन, जो आप ये अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा वो हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज सर्कल्स। इसमें भी कंसेप्चुअल प्रूफ्स ज्यादा रहती है, तो इसलिए ये भी लोगों को पसंद नहीं आता। तो ये 4 चैप्टर्स आप बिल्कुल एंड में करेंगे, उसके पहले वाले क्वेश्चंस मतलब इससे पहले जो इजी है उनको पहले करेंगे। ठीक है, अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, आपको 4 फेज में चलना है। ठीक है, सबसे पहले जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है उनको आप सबसे पहले करेंगे ताकि आपके मार्क्स सिक्योर हो पाए। स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये 4 चैप्टर आपको सबसे पहले करना है। स्टैटिस्टिक में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं,
मतलब मीन मीडियन मोड निकालने को आता है, मीन आता है, ग्राफ्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज द वेरी गुड चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर। यूक्लिड ज्योमेट्री में अगेन वही पोस्टुलेट्स, एक्सियम और थ्योरम्स आती है, इजी हो जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको ज्यादातर ग्राफ और ये सब ही है, ये भी इजी है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जो ग्राफ को समझना सीख लिया कि कैसे क्या इसको प्लॉट करते हैं, तो आपके लिए ये दोनों चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद आपके ये वाले से बहुत अच्छे हाई स्कोरिंग भी है और इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, तो आपने इतने मार्क्स सिक्योर कर लिए। फेज 2 में आता है कि आपने पॉलिनोमियल्स और नंबर सिस्टम में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो ये वाले चैप्टर ऐसे हैं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी और अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ये वाले हैं जिनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। पर पॉलिनोमियल्स में अगर आप फैक्टर निकालना सीख गए, किसका क्या फैक्टर है ये सीख गए, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है। और नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसमें अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पर इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट या ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझ ना पाओ, ठीक है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हो, ठीक है, आपको अगर इसमें सारे कॉन्सेप्ट आते हो तो आप इसको अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हैवी ज्योमेट्री में कौन कौन से ये है जो आपको थर्ड फेज में करना है, ठीक है। आपने अगर ये दो चीजें कर ली तो आपने आधे से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर ही लिए। इसके बाद आपको ज्योमेट्री करनी है। तो ज्योमेट्री में आपको क्या क्या है, ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है और सर्कल्स है, ठीक है। तो ये जो है इन सब में बहुत ज्यादा प्रूफ्स के बारे में आता है, इनमें बहुत ज्यादा थ्योरम्स आती हैं, है ना। और फिर कुछ कुछ हद तक इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फेज 4 जो कि सबसे एंड में करना है आपको। देखो ये और ये में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको ज्योमेट्री ज्यादा अच्छी लगती है तो आप ये वाला पहले करें और ये बाद में करें, और कभी आपको कैलकुलेशन अच्छा लगता है और ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती तो फेज 4 पहले कर लीजिए, फेज 3 बाद में कर लीजिए, ठीक है। इसमें है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये और हीरॉन्स फॉर्मूला दोनों ही कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगता है इसमें, है ना, बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशन लगता है, सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है, फॉर्मूला याद भी नहीं रहता है, और बच्चे बहुत इसमें स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और इनमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी अगर आ जाती है तो वर्ड प्रॉब्लम को बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको सॉल्व क्या करवाना है, ठीक है, और क्या क्या गिवन है वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये 4 स्टेप्स है कि इस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज है जो मुझे लगे वो मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले कि रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन एंड प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। पहले तो रूट 2 रूट 3 रूट 5 को नंबर स्केल पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन आता ही आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, उसको प्रूव करो। Without actual division, prove that 1 upon root 3 has a non-terminating recurring decimal expansion। ये प्रूफ में आ जाता है। और एक्सपोनेंट लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ये एक है, या फिर सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक ही आ जाता है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई में क्या दे देगा, जैसे 2 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको लिखना है 2 की पावर 5 माइनस 4 विच इज 2 की पावर 1 विच इज 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक्सपोनेंट के बेसिस पे आ जाते हैं क्वेश्चन। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में क्या आते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पूछ लेते हैं, ठीक है, इसके जीरोस पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं, मतलब ये तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये वाले पॉलिनोमियल के जीरोस, ये वाले पॉलिनोमियल के जीरो। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट है, ये एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि जैसे x-2 अगर इसका फैक्टर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमेशा फाइंड के या फिर ए बोलते हैं, है ना। रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। और वेरीफाई द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आ सकता है, आपको ये बोल दिया कि ये सब पॉइंट्स को प्लॉट करो और फिर आइडेंटिफाई करो कि वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और उसके अलावा इस पॉइंट को प्लॉट करो। इसके अलावा ये भी आ सकता है कि आपको किसी भी पॉइंट दे दिया, उसका बोला इसके ऑर्डिनेट निकालो, इसके एब्सिसा निकालो,
या फिर ये एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करती है या वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करती है, तो इसका पूरा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ऐसा करके भी पूछ लेते हैं। ठीक है। चैप्टर 4 में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें आपको बोल देते हैं कि आप ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, इसमें तो ज्यादातर ग्राफ ड्रॉ के ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि इसको आपको ड्रॉ करना है तो आपको कैसा करना रहता है कि आप ऐसे टेबल बनाते हैं, में एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, या फिर वाई की वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसको प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी लाइन बनती है, कोई ऐसी लाइन बनती है ना, तो वो सब लाइन बनानी है और फिर चेक करना है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको 5 पोस्टुलेट्स पूछ लेते हैं, एक्सियम पूछ लेते हैं, कई बार थ्योरम भी पूछ लेते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। या फिर ये पूछ लेते हैं कि ये वाला कौन सा एक्सियम बोलता है या ये कौन सा पोस्टुलेट बोलता है, ये स्टेटमेंट, है ना। तो उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइंस एंड एंगल्स में कौन से आते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूफ करो, है ना। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन प्रूव दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। तो ये सब प्रूफ के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। लाइंस एंड एंगल्स में ज्यादातर तो या तो प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये वाला एंगल इतना दिया है, ये वाला एंगल इतना दिया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स में क्या आते हैं, इन ट्राइंगल ABC ये वो। अब आपको इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। इस वाले चैप्टर में आपको पूरा सिर्फ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना ही आता है ज्यादातर। ठीक है, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स में क्या आता है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, प्रूव दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, ये पूछी जाती है इस चैप्टर से। नेक्स्ट सर्कल, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। प्रूव द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, हीरॉन्स फॉर्मूला में आपको फॉर्मूला के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, पर वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं। सरफेस एरिया में भी आपके वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं और कैलकुलेशन हैवी रहता है। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स में अगेन ये आपको क्लास इंटरवल दे देंगे, फ्रीक्वेंसी दे देंगे, मीन निकालने बोल दिया, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने बोल दिया, है ना। इसके बीच का इंटरवल कितना होगा वो बताने बोल दिया, लिमिट कितनी होगी वो बताने बोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये सारे तो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, किसका क्या लिमिट है। आपको फाइनल टिप क्या है, क्या आपको एग्जाम से पहले करना है, फाइंड फर्स्ट सॉल्व इजी क्वेश्चंस। कि आपको एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है। आपको एमसीक्यू को केयरफुली सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, उनको क्रॉस चेक भी करना है, क्योंकि कई बार बहुत ही आसपास के क्वेश्चंस, बहुत ही आसपास के ऑप्शंस वो देते हैं। और कई बार टीचर को ये भी पता होता है कि जो स्टूडेंट है वो कहाँ पे मिस्टेक कर सकता है, तो वो जो मिस्टेक के बाद वाला आंसर आता है वो भी ऑप्शन में दे देंगे। तो आप वो मिस्टेक वाला आंसर लगा के आ जाएंगे। अब बाद में पता चलेगा कि अरे आपने सिली मिस्टेक किया, फिर भी आपका आंसर सही आया और आपने चेक ही नहीं किया था उस चीज को। ठीक है, और लॉन्ग प्रूफ जो है वो थोड़े मिडिल के लिए आप छोड़ देंगे, मतलब आप बिल्कुल शुरू में भी नहीं करेंगे, बिल्कुल एंड में भी नहीं करेंगे। ठीक है, बीच में आपको जब सूटेबल लगे तो आप लॉन्ग प्रूफ उस समय कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज लास्ट 10 मिनट्स, आपको लास्ट के 10 मिनट सारी चीजों को चेक करना है कि आपने जो जो काम करा है वो सही करा है कि नहीं। ठीक है, आपने एमसीक्यू सही से लिखे हैं कि नहीं, आपने यूनिट्स सही से लिखे हैं कि नहीं, सब में आपने स्टेप्स पूरे प्रॉपरली लिखे हैं कि नहीं, हर चीज के बारे में आपने आंसर सही निकाले हैं कि नहीं, आपने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं करा है, और स्किप करा है तो उसको सॉल्व करा है कि नहीं करा। और आपको रीचेक करना है एमसीक्यूज को। ठीक है, क्योंकि ये हम हमेशा क्या होता है कि हम बिल्कुल फास्ट कैलकुलेट करते हैं, और ये फास्ट कैलकुलेट करने की वजह से हमारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो उन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको रीचेक एमसीक्यूज को करना है, बाकी क्वेश्चंस को भी आपको रीचेक करना है एट द एंड, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो। ठीक है, आपको और इसके अलावा और क्या है कि आपको इसकी प्रेजेंटेशन, जो आपका जो भी आप लिखोगे आपके पेपर में, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो जो पेपर चेक करने वाला है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा।
आपको लेफ्ट साइड में मार्जिन खींचनी है, हर क्वेश्चन के बाद ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है ना। और उसके बाद आपने कोई आंसर लिखा है, तो आंसर इज इक्वल्स टू, अगर 3 सेंटीमीटर है तो आपको इस आंसर को या तो अंडरलाइन करना है या तो इसको आप ऐसे हाईलाइट करना है। आपको डायग्राम बहुत नीटली ड्रॉ करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है ना। तो ये कुछ कुछ फाइनल टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है, और अगर आप इस तरीके से पेपर करेंगे तो आपके श्योरली अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।